नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में मैसिव हिस्ट्री पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का जो पूरा ऑपरेशन है, जितने भी ज्योमेट्री के अंदर फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले एक सीट पर लिख के लाया हुआ हूं और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। मैं ये कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट वीडियो रहने वाली है, वन शॉट वीडियो रहने वाली है। जिसने पहले पढ़ रखा है उसका रिविजन होगा और बहुत सारे ऐसे हो सकता है कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिले और आपको इस क्लास को पढ़ने के बाद आपके एग्जाम हॉल के अंदर पेपर के अंदर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं बहुत आसानी से आप उनको बना लोगे। बस आपको क्या पता होनी चाहिए, थ्योरम पता होना चाहिए और कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर लगता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। मैं फिर बोल रहा हूं, ज्योमेट्री होगी, कंप्लीट ज्योमेट्री होगी। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सारे इसी क्लास से फंसने वाले हैं। आपको सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले जो नियम है वो लेट वी हैव सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। भैया सबसे पहले ये कह रहा है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। दो हमारे पास कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन भैया कौन कौन सी हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब भैया इसमें क्वेश्चन पूछता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। ठीक है, तो याद ध्यान रखना, यदि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये रहा a1, ये रहा b1, ये रहा c1, ये रहा a2, ये रहा b2, ये रहा c2। बोल रहा है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में बराबर नहीं है, तो उस समय जो ये कहलाएगा कोइंस्टेंट सिस्टम। ठीक हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा, जिसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके होते हैं अद्वितीय हल। कितने हल होते हैं? अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल कहने का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक ही वैल्यू निकलती है। इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं भैया जी? लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदन रेखा। अगला, यदि हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यदि ये सबके सब आपस में इक्वल आ जाए तो भैया उसे क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। और इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है और हर एक पॉइंट पर ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब इसके बहुत सारे हल होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अनेक हल। क्या उनसे हल? अनेक हल लिख सकते हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशन। और इसको ही क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। अगला है, यदि a1 अपॉन a2 डज नॉट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। भैया स्टार्टिंग के दो तो आपस में बराबर हों लेकिन तीसरा बराबर ना हो तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। नो सॉल्यूशन। ये पैरेलल लाइन होती हैं। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? दो लाइनें जो आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है। इसका मतलब वो क्या होंगे? पैरेलल लाइन होंगी। और पैरेलल लाइन जो होती हैं उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, यहां पर बातें क्लियर हो गई होंगी। चलता हूं नेक्स्ट पेज की ओर। ये रहा नेक्स्ट पेज। पूरी ज्योमेट्री खत्म करूंगा। आपसे बोला है इसके अंदर सर्कल भी आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूं, सर्कल भी आएगा और ट्राइंगल के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ध्यान से देखना भैया, ज्योमेट्री ज्यामिति क्या है? पूरक कोण किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसे कहते हैं? दो ऐसे कोण जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मैंने कहा तो ये कौन है? ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। यदि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम बोलेंगे पूरक कोण। यहां पर कंडीशन लिख रखी है, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। अगला है संपूरक कोण। भैया जी सप्लीमेंट्री एंगल जिसे बोलते हैं, जब दो एंगलों का सम कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाता है, उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? भैया 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिसका सम 90 डिग्री होता है। मैंने बोला 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? आप बोलोगे दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक 30 है तो दूसरा कितना होगा मेरे दोस्त? 60 डिग्री हो जाएगा। 30 का पूरा कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक हो गया, समझ में चीजें आ गई होंगी। चलूंगा नेक्स्ट पर। ध्यान से देखना, हर एक कंडीशन नोट कर लेना कॉपी में। यह क्लास आपकी जिंदगी की बेहतरीन क्लास होने वाली है और मैं फिर बोल रहा हूं, आपको इस क्लास से एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है, बोल रहा है यदि ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो यहां पर ध्यान से देखना, ए बी लाइन ये रही, सी डी लाइन ये रही, ये एक दूसरे के पैरेलल है। कंडीशन दे रखी है, एलएम तिर्यक रेखा है, स्लांट लाइन है। जो एलएम है वो क्या है? इनकी एक प्रतिच्छेदन रेखा है या फिर तिर्यक रेखा जिसे बोल देते हैं। तो यहां पर कंडीशन देखना, ध्यान से देखना। बच्चे डरते हैं लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है मेरे दोस्त। 1 और 5 आपस में बराबर होंगे, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में देखो ध्यान से देखना, संगत कोण
करस्पॉन्डिंग एंगल 2 और 6 आपस में बराबर हैं। यहाँ देखो, इससे पहले मैं आपको आसान तरीके से चीज़ों को बता देता हूँ, ठीक है। आसान तरीके से चीज़ों को सीखिए। मैंने कहा एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर होंगे, ठीक हो गया। ये शीर्षाभिमुख कोण है। और एंगल 5 एंगल किसके बराबर होगा? 7 के बराबर, ठीक है। दूसरी पेन का यूज़ करता हूँ। एंगल 6 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर होगा। और एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के बराबर होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। भैया ध्यान से देखना, अगर ये दो लाइनें पैरेलल है ना तो जेड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? जेड बनना चाहिए। अब जेड कैसे बनेगा? ध्यान से देखना, जेड कैसे बनाता हूं मैं। यहां पर बनाऊंगा जेड। ये देखो, ये बन गया हमारा, क्या बन गया? जेड बन गया। तो ये दो एंगल है ना, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो 3 और 5 आपस में इक्वल होगा और 2 और 8 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। भैया हमेशा जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम भी 180 होता है। तो ये दोनों एंगलों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा। इसी प्रकार 3 और 8 का सम भी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये इंटरनल एंगल है, ठीक है। इंटरनल अल्टीरियर एंगल है और ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएंगे। तो इन दोनों का सम भी कितना होता है मेरे दोस्त? 180 होता है। और इन दोनों का सम भी कितना होता है? 180 होता है। एक क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। आप क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम हॉल के अंदर। ये रहा, मैं एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। कितने ही एंगल बन जाएं, इस पर एंगल हमेशा 2 ही बनेंगे। मैंने बोला कि भैया अगर ये 30 डिग्री है तो मुझे x बताइए, मुझे y बताइए, मुझे w बताइए, मुझे z बताइए, मुझे a एंगल बताइए, मुझे b एंगल बताइए, मुझे c एंगल बताइए। सब कुछ एग्जामिनर ने पूछ लिया, मान लो, ठीक है। मैं समझा रहा हूं। भैया अगर ये 30 है तो इसके सामने वाला भी एंगल 30 होगा, तो c भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक हो गया। मैंने आपसे एक चीज बोला था, मैंने कहा था ये दोनों एंगल आपस में 180 होते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? अगर ये 30 तो ये कितना होगा कि सम 180 हो जाए? आप बोलोगे गुरुजी 150 डिग्री होगा, तभी तो इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, हमको पता है कि भैया एक सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है ये पूरी लाइन, ठीक हो गया। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? तभी तो पूरा 180 बनेगा। भैया अगर ये 30 है तो ये 150 डिग्री हो गया। अगर ये 150 तो ये भी कितना? 150 डिग्री। अगर ये देखो यहाँ पर जेड बनेगा, मैंने आपसे बोला था अगर ये 150 तो ये भी 150। भैया ये 150 तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ये 150 तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 30 हो जाएगा। कैसे? मैंने आपसे कहा था इन दोनों का सम 180 होता है। यदि 150 हो गया तो ये 30 हो जाए। तो इसका मतलब 30 और 150 ही आंसर आएगा। चाहे कितने ही एंगल बना लो, चाहे आगे को कुछ भी करते रहो, आंसर हमेशा 2 ही एंगल इस पर निकलते हैं। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। वन शॉट रिवीजन है ना। आपने पढ़ा हुआ है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है और आपको रिवीजन में करा रहा हूँ। जिसने नहीं पढ़ रखा है वो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके नोट्स बना ले इसके, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। वही चीज़ लिख रखा है। एकांतर कोण क्या होते हैं? 3 और 5 मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने आपको ये चीज़ें पहले ही बता दी हैं, ठीक है। अगले उस पर चलते हैं और देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से आप देखना स्केलर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्त। स्केलर का पेपर आपने देखा होगा, बहुत खतरनाक सा पेपर बना हुआ था जिसकी कट ऑफ भी बहुत लो गई हुई थी। तो वहां पर इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बना हुआ था। अब प्रॉपर्टी हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। बोल रहा है कि त्रिभुज, भैया ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? बोल रहा है हमारे पास एक त्रिभुज है, ये रहा हमारे पास एक त्रिभुज ए बी और सी, ठीक हो गया। इसकी साइड हमें दे रहा है ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। बोल रहा है कि ये ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, इसकी पहचान करो। तो इसकी पहचान करने के लिए क्या होता है? किसी भी 2 साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी है। किसी भी दोनों का सम, किसी भी 2 को जोड़ लो। तुमने कहा मैं तो ए और बी को जोड़ूंगा, मैंने कहा हाँ भाई इनको जोड़ोगे तो ये सी से ज्यादा होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी ए प्लस बी का योग हमेशा सी से ज्यादा होना चाहिए। तुमने कहा मैं तो ए और सी को जोड़ूंगा, मैंने कहा जोड़ लो किसी को भी, तो बी से ज्यादा होना चाहिए। तो ए प्लस सी की वैल्यू हमेशा बी से ज्यादा होनी चाहिए। और बी प्लस सी को जोड़ोगे तो वो ए से ज्यादा होना चाहिए। तो बी प्लस सी का मान ए से ज्यादा होना चाहिए, तब वो ट्रायंगल होगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये हुई। ठीक है। अगला यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक प्रॉपर्टी और होती है। यदि किसी भी 2 फलनों का अंतर तुम देखोगे तो वो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। तुमने कहा दोनों के बीच का मैं अंतर देख लेता हूं, मैंने कहा अंतर देख लो, ए और बी के बीच का अंतर देख लो, माइनस कर लो, वो हमेशा सी से छोटा होना चाहिए, मतलब तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। तुमने कहा बी और सी का अंतर देखो, मैंने कहा वो ए से छोटा होना चाहिए। तुमने कहा सी और ए का अंतर देखो, मैंने कहा वो बी से छोटा होना चाहिए। इससे भी तुम क्या देख सकते हो? ट्रायंगल है या नहीं है उसका पता लगा सकते हो। ठीक है। और इसी में चीजें क्या है, अब
अभी तुमको पता है, मैं तुमसे बोल दूंगा कि बताइए ये कौन सा एंगल है, भैया ये कौन सा ट्राइंगल है। आप बोलोगे सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं आपसे कहूंगा कि मेरे भाई ये बता दो ये कौन सा ट्राइंगल है। आप बोलोगे सर ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है नहीं है कि नहीं है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। आपने ये एंगल देख के बताया कैसे है? अगर मैं आपको साइड दे दूं और साइड देख के बताओ कहूं कि कौन सा ट्राइंगल है, तो आप बता पाओगे क्या? उसके लिए भी यहां पर चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन क्लास रहने वाली है, ध्यान से देखना चीजों को। बोल रहा है सी सबसे बड़ी भुजा है, यदि लार्जेस्ट साइड हमारी क्या हो, सी सबसे बड़ी भुजा हो, तो उसकी कंडीशन भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यदि सी स्क्वायर से बड़ा आ जाए तो वह एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से छोटा आ जाए तो वह ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, आप कहोगे गुरुजी एक आध क्वेश्चन बता देते तो हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। मैं कहूँगा क्यों टेंशन लेते हो मेरे दोस्त, आपसे बोला कि मैं सब कुछ क्लियर करा दूंगा। यहाँ ध्यान से देखना, मैंने कहा ये मेरे पास एक त्रिभुज है, मैं लिखता हूँ 5, 3 और 9। मैं बोलूँगा क्या बताइए यह ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है, क्या ये त्रिभुज है या नहीं है, आप बताएंगे। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, मैंने कहा था कि किन्हीं भी दो का योग है ना, अगर तुम दोनों को जोड़ोगे तो 30 से ज़्यादा आना चाहिए। पहले ही तो बोला था ए प्लस बी हमेशा सी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर तुम ए और सी को जोड़ो तो वो किससे बड़ा होना चाहिए, वो बी से बड़ा होना चाहिए। और यदि बी प्लस सी को जोड़ो तो वो ए से बड़ा होना चाहिए, यही तो कंडीशन थी। अब इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। मैंने कहा 5 + 3 को जोड़ूंगा तो भैया सी से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन 5 और 3 तो 8 होता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। ये ट्रायंगल ही नहीं है भैया, ये ट्रायंगल ही नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायंगल होगा, तो आपको यही प्रॉपर्टी वहाँ पर लगानी थी। या तो दूसरी प्रॉपर्टी a - b हमेशा c से छोटा होना चाहिए, तो भैया a - b कर लो। 3 - 5 कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि 9 से छोटा है। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें भैया, इन दोनों को देख लें, 9 - 5 हमेशा छोटा होना चाहिए 3 से, लेकिन ये तो क्या आ गया भैया, प्रॉपर्टी फिर यहाँ भी गलत हो गई है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं, आपको यूज़ करनी आनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया, ये समझ में आ गई सबको चीज़ें। अगला देखिए क्या है, थ्योरम है, थेल्स थ्योरम। क्लास 10th की थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं इस पे कहूँगा। थेल्स थ्योरम क्या कहती है भैया, पहली बात याद रखना मेरे स्टूडेंट, पहली बात याद रखना, पेपर में कुछ भी अपने मन से मत मान लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को अपने मन से मान लेते हैं। अगर उसने बोल रखा है कि BC और D पैरेलल हैं, तभी तुम्हें पता चलेगा कि ये पैरेलल हैं। अगर उसने लिखा नहीं है, इसका मतलब वो पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, उसने लिखा होना चाहिए तभी तुम उसे मानोगे। तो थेल्स थ्योरम कब होती है, जब DE पैरेलल होगी किसके, BC के। भैया ये रहा BC, ये रहा DE, ये दोनों आपस में क्या है मेरे दोस्त, पैरेलल हैं। क्या हैं, पैरेलल हैं। और यदि आपस में पैरेलल होंगी तो थेल्स थ्योरम लगती है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि AD/DB, AD/DB इन दोनों का रेशियो AE/EC, AE/EC का रेशियो आपस में बराबर होगा। यदि तुम इसको भी ले लोगे ना, DE/BC, तो वो भी इक्वल होगा। देखो AD/AB, AE/AC। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना क्या बोला, AD, यहाँ देखो AD/AB, AE/AC और DE/BC, ये आपस में थेल्स थ्योरम से क्या होती हैं, चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है, थेल्स थ्योरम आपको याद होना चाहिए। थेल्स थ्योरम तभी लगती है जब दो ये लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन है भैया, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। मिड पॉइंट मतलब क्या है, ध्यान से देखना। बोल रहा है DE AB, बोला D और E, AB और AC के मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब इनके बीचों बीच में है। अगर इनके बीचों बीच में होंगे तो ये भाग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीचों बीच में है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और दिया हुआ है कि भैया क्या DE, देखो ध्यान से देखना, DE और BC आपस में पैरेलल है, ये भी हमें दिया हुआ है। अगर हमसे इस समय DE पूछता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है BC का आधा कर देना, वो क्या निकल जाएगा, DE निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम है, जब मिड पॉइंट होगा तब ये चीजें निकल पाएंगे। ठीक है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं PDF मैथ्स विक्ट्री YouTube चैनल पर आपको इसको सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया भैया, ये भी क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा गया है AD/AB और AE/AC बराबर DE/BC। ये तो थेल्स थ्योरम ही थी जो कि हमने पढ़ ली है। ठीक हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ
सकता है भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर लिखा भी गया है कि 100% आने के चांसेस क्वेश्चन के हैं। मैं फिर बोल रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है। समकोण त्रिभुज के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बोलेगा यदि ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके 90 डिग्री से B से एक लंब डाला जाता है D पर, तो बहुत सारी चीजें पूछता है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि यहां पर BDC और ADB होना चाहिए। क्या लिखा गया है? A लिखा है ADC। भैया ADC तो कोई ट्रायंगल नहीं बनना है, ADB होगा यहाँ पर, ठीक हो गया। ADB तो ये तीनों ट्रायंगल देखो, 3 ट्रायंगल बनने हैं। नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा और एक बड़ा वाला हो गया ABC। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अगर सिमिलर होते हैं तो यहाँ पर AD, ध्यान देना, AD अपॉन BD बराबर होता है BD अपॉन DC के, ठीक हो गया। AD अपॉन BD इक्वल टू BD अपॉन DC के इक्वल होता है। यदि आपसे एरिया पूछे तो ये समकोण त्रिभुज है, ये भी, तो भैया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 बेस, देखो 1/2 BC, यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा? आधार, और AB, A और B इसका क्या हो जाएगा? भैया AB इसका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 AC इंटू BD। ये इसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो ये आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ से अगर तुम क्वेश्चन निकालो, 2 से 2 कट जाएगा, तो BD इक्वल टू क्या हो जाता है? BC इंटू AB। ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी, सीधे फॉर्मूला याद करना। BD पूछता है तुम लोगों से, BD पूछेगा भैया क्वेश्चन में, तो BD इक्वल टू क्या होता है? BC गुणा AB बट्टे में AC। जब क्या पूछे तुमसे? BD पूछे तो तुम्हें क्या करना है? BC गुणा AB बट्टे AC। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है, सारे फॉर्मूले नोट करो मेरे दोस्त इनको, है ना। 1/BD का स्क्वायर, 1/BD का स्क्वायर बराबर 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर भी फॉर्मूला होता है। यदि तुमसे AD पूछ ले तो भैया AD कैसे निकालोगे? यदि A, थोड़ा सा रब करता हूँ, ज़्यादा है ना। ये देखिए, अगर आपसे AD पूछे तो कैसे निकालोगे भैया? तो निकालोगे AB। देखो AD पूछ रहा है ना, तो ये देखो AB का स्क्वायर और बट्टे AC। अगर तुमसे CD पूछ दे, यहाँ देखो C और D पूछ दे, C और D के साथ कौन सी लाइन लगी है? ये लाइन लग रखी है, तो BC का स्क्वायर अपॉन AC। देखो AC तो दोनों के बट्टे में है और जो जिसके साथ लगा है उसका स्क्वायर कर दो। भैया AD के साथ क्या लगा है? AB लाइन जुड़ी है और CD के साथ ये वाली लाइन जुड़ी है, तो इनका स्क्वायर करके बट्टे AC। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला और पूछता है कि BD निकालने के लिए, भैया अगर BD निकालने को बोले तो अंडरूट क्या होता है? AD, ये रहा AD और गुणा क्या हो जाता है? DC। तो यहां से भी आपसे BD पूछ सकता है। तो BD अलग अलग तरीके से पूछता है। क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहेगा एक समकोण त्रिभुज है और उसके 90 डिग्री से या समकोण त्रिभुज से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और आपको वहां पर ये देगा, वैल्यू तो देगा वहां पर, ठीक है, वैल्यू दे देगा, बोल देगा ये 25 है, ये 9 है, तो भैया इसकी लंबाई बताओ। तो आपको क्या करना है? 25 गुणा 9, 25 नम्मा 225, जो कि आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा इसकी लंबाई। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थी। आप लोगों को क्या करना है? इसको नोट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लें सभी लोग। चलता हूं अगली थ्योरम की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं करनी हमें, है ना। सिंपल तरीके से चीज़ों को समझना है। ये रही अगली थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है भैया जी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। कई बच्चे सोच रहे हैं कि हम 3 विषयों पर कमान करके पेपर निकाल लेंगे। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर बोल रहा हूं, कहीं आप लोग सोचो कि 3 सब्जेक्ट हम पढ़ के पेपर निकाल लें, ऐसा असंभव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। अगर आप साइंस में एकदम प्रॉपर तरीके से तैयार हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, जितने भी साइंस कहेंगे तभी हो सकता है। नहीं तो आपको मैथ्स में चीज़ें पता होनी चाहिए। जहां पर डायरेक्टली चीज़ें आती है ना, वो चीज़ों को आप पढ़ के जाइए, क्योंकि 30 क्वेश्चन के आसपास आपको मैथ्स में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये थ्योरम पढ़ लेना सारी, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, डरना नहीं है। बोल रहा है ध्यान से देखना, अगर 2 त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं भैया जी, सिमिलरिटी है, सिमिलर हैं। कौन कौन से? ABC और DEF आपस में सिमिलर हैं, तो क्या होगा? ABC का क्षेत्रफल बट्टे DEF का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? इन दोनों का जो रेशियो होगा बराबर होगा। भैया क्षेत्रफल जब कहेगा तो सब में स्क्वायर है, ध्यान से देख लेना क्या है, ध्यान देना, सब में स्क्वायर है। AB यहाँ देखो, यहाँ रहा AB और बट्टे यहाँ क्या रहा? DF का स्क्वायर। अगर तुम ले लो यहाँ से BC, ये देखो नीचे वाली साइड BC, यहाँ लेना
पड़ेगा ई एफ का स्क्वायर। अगर यहाँ लेते हो ए सी, भैया ए सी तो यहाँ क्या लोगे डी एफ का स्क्वायर। अगर भैया लोगे ए पी तो यहाँ भी पहले नंबर पे क्या है डी क्यू है, डी क्यू का स्क्वायर। यदि लेते हो ए एम तो यहाँ भी क्या है भैया डी एन का स्क्वायर। इसका मतलब यदि क्षेत्रफल निकालोगे तो सारी साइटों का पूरा ऑपरेशन करना है आपको, सब में चीजें एक ही चलेंगी, सब में स्क्वायर होगा। यदि AP और DQ मध्य क्या हैं, ध्यान से देखना, बोला यदि AP और DQ, भैया AP और DQ मध्य क्या, मध्य का मतलब मिड पॉइंट है, मीडियन है, और मीडियन होगा तो दोनों भागों में बराबर बांट देगा। तो जो बिंदु है यहाँ से इधर और यहाँ से इधर चीजें बराबर होंगी, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर चीजें क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। तो ABC का परिमाप, परिमाप क्या होता है पता है ना, ABC का परिमाप और DEF का परिमाप। जब परिमाप पूछता है मेरे दोस्त तो उस समय स्क्वायर नहीं होता है, ध्यान से देखना, जिस समय परिमाप पूछता है उस समय स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर हट जाता है, बाकी सारी चीजें वही हैं। अगर भैया आपसे क्या पूछे स्क्वायर और इसमें इसको क्षेत्रफल और परिमाप के बीच संबंध पूछे तो भैया क्या करोगे, यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ रूल लगा देना या फिर परिमाप में स्क्वायर लगा देना। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अगले उस पर। अगली थ्योरम ये रही भैया ABC का क्षेत्रफल, मोस्ट इंपोर्टेंट, सारी थ्योरम लिख के लाया हूं, जितना हो सकता था वन शॉट में उतना आपके लिए करके लेके आया हूं। भैया ABC का क्षेत्रफल यदि पूछ दे, बोला है कि ABC एक ट्रायंगल है और ये उनकी मध्यिकाएं हैं। मध्यिका आपको पता चल लेना कि सबको बराबर भागों में जो बांट रहा है ये उनकी क्या है, मीडियन है, मध्यिका है, लिखा गया है। तो भैया इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, 4/3 मीडियन AD DE इंटू CF में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे ये त्रिभुज बन गया, इसका क्षेत्रफल 1 हो जाएगा। भैया इससे भी एक बन रहा है, देखो ना, पेन चेंज करके बताता हूं, एक ये बन जाएगा त्रिभुज, इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा, और एक हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा ये भी बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल। तो तीनों का क्षेत्रफल यहां पर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। भैया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कुछ ट्रिपलेट होते हैं। अब ये ट्रिपलेट होते क्या हैं, ट्रिपलेट होते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है मेरे दोस्त, पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करती हैं। और ट्रिपलेट क्या होती हैं, सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यही ट्रिपलेट होता है। सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी शेष भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन है। भैया 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों को जोड़ो के सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये सारे ट्रिपलेट है, 9 40 41, 20 21 29, 7 24 25, 119 120 159, 8 15 17, 11 60 61, 12 35 37, 16 63 65, 5 12 13, 39 55 73, 13 84 85, ये सारे ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। याद नहीं भी होंगे तो भी चीज़ें चल जाएंगी, पाइथागोरस पर में बता दिया है। सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर करो, सबसे जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करो, और बाकियों का भी स्क्वायर करना है, लेकिन बाकियों का स्क्वायर दोनों को जोड़ के तीसरे के बराबर आ जाना चाहिए, वही क्या होती हैं, ट्रिपलेट होती हैं, पाइथागोरस परिमेय को फॉलो करती है। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं अगर कोई बच्चे तो ले सकते हैं। पीपीटी आप देख लेना, मैथ्स विक्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है भैया, सर्कल के मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, मैंने एक वीडियो वन शॉट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ कवर करा रखा है। भैया सर्कल क्या होता है, ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि ये कॉर्ड से, यदि ये जीवा है, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा भी दिया है, जो एरिया में निकलते हैं जिसमें वॉल्यूम निकालते हैं वो वाला चैप्टर पढ़ा दिया है। तो ये क्या है भैया, ये क्या होती है, कॉर्ड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। ये व्यास होता है इसका, ये क्या हो गया तुम्हारा, व्यास होता है, जिसे हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, लिख रखा है डायमीटर हो गया। और इसके बाद चीजें, ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, और बाकी चीजें आपको इसमें बताते रहूंगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना, बोला है यदि इसकी जीवा एक कॉर्ड से हम क्या करें, इस सर्कल के किसी भी साइड पर दो साइडों को आपस में मिला दें तो यहां पर एंगल कुछ बनेगा, थीटा एंगल बन गया, थीटा एंगल मान लिया, और इसके सेंटर के साथ उसी कॉर्ड से, उसी जीवा से जो एंगल बनता है वो 2 थीटा बनता है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन हाथों हाथ करा देता हूँ। मैंने कहा एक जीवा है, जीवा से इसके सरफेस पे एक एंगल बन रहा है 50 डिग्री। बताइए उसके केंद्र पर कितने का एंगल बनेगा, ये रहा उसका सेंटर। भैया सेंटर पर 2 थीटा, मतलब थीटा का दुगना, इसका मतलब 50 का दुगना कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा। ठीक हो गया, सीधे थ्योरम आपको पता होना चाहिए। BOC बराबर 2BAC, इसका दुगना होता है।
ध्यान से देखना। फिर अगली थ्योरम क्या है, यदि जीवा से एक ही साइड बनाए गए एंगल हमेशा बराबर होते हैं, चाहे तुम कितने एंगल बना लो ये आपस में बराबर होंगे। मैंने कहा ये देखो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, बोल देगा कि अगर ये 50 डिग्री है तो बताओ ये कितना डिग्री होगा। आप बोलोगे रे ये तो हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि जीवा से एक ही साइड बनाए गए एंगल जो हमेशा बराबर होते हैं, चाहे तुम यहाँ पर बना दो ये भी 50 ही बनेगा, चाहे तुम यहाँ पर बना दो ये भी 50 बनेगा। तो वो यही कह रहा है कि ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरी थ्योरम होती है ये डायमीटर है। यदि डायमीटर से भैया वृत्त पर एंगल बनाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। याद रखना है 90 डिग्री। बोल देगा कि एक हमारे पास सर्कल है और ए बी क्या है, उसका एक व्यास है, एक बिंदु ओ है जहां पर ए बी और बी को आपस में मिलाया जाता है। तो बताइए ए ओ बी एंगल ए ओ बी कितना होगा। आप बोलोगे ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये क्या है, थ्योरम है। ठीक है, चीज़ें क्लियर नज़र आ रही होंगी आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगली थ्योरम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मेरे दोस्त, फिर से एक थ्योरम आ चुकी है। थ्योरम क्या है, ध्यान से देखना कि हमारे पास एक सर्कल है और बाहर से बोल देगा कि उसकी दो जीवाएं हैं। मैं इसी अकॉर्डिंग ले लेता हूँ ए और बी, दूसरी जीवा क्या है सी और डी। ठीक हो गया, सी और डी। ए बी और सी डी को आगे बढ़ाकर किसी पॉइंट पर मिलाया जाता है। उस पॉइंट का नाम क्या लिखा है इन्होंने, पी लिखा है, मैं भी पी लिख देता हूँ। तो भैया थ्योरम है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम, ये हमारा घर है, हम घर से कहाँ जाएंगे, हम घर से जाएंगे कहाँ, हम घर से जाएंगे हॉस्पिटल या फिर मेडिकल स्टोर, कुछ भी लिख लो। ठीक है, मतलब पी बी हम यहाँ से घर से बी पर गए, फिर बी से फिर पी पर चले जाएंगे, फिर पी से हम दोबारा कहाँ जाएंगे, ए पर जाएंगे, तो पी इंटू ए, फिर हम अपने घर पर लौट जाएंगे पी पर, फिर बराबर होगा। फिर ऐसे पी से कहाँ जाएंगे, हम डी पर जाएंगे गुणा, फिर अपने घर वापस लौटेंगे, फिर बी से सी पर चले जाएंगे। इसका मतलब पी इंटू सी आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होते हैं। वही थ्योरम यहाँ लिखी गई है। ठीक है, वही थ्योरम यहाँ पर लिखी गई है, ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ लिखी गई है। तो देखो पी ए, सबसे पहले हम हॉस्पिटल गए, पी से हमने हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से घर आ गए, फिर हॉस्पिटल से मेडिकल स्टोर गए, देखो पी बी, और फिर यहाँ पर घर आ गए। फिर पी से कहाँ गए, फिर हॉस्पिटल गए, सी पर चले गए, देखो ठीक हो गया गुणा, फिर पी से कहाँ चले गए, डी पर चले गए। तो ये थ्योरम होती है कि पी बी इंटू पी ए बराबर पी सी इंटू पी डी, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। थ्योरम है, आपको पता होना चाहिए। अगली थ्योरम भी सेम टू सेम यही है। अगली बार ये तो प्रतिशत कर रहा है, लेकिन ये इसको स्पर्श कर रहा है सिर्फ। ठीक हो गया, इसको मैं P मानता हूं, इसको क्या लिखा गया B, इसको A लिखा गया, इसको T लिखा गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको नोट्स मिलेंगे ना तो आपको आसानी होगी, इसी वजह से यही पॉइंट लिख रहा हूं। तो ये भी वही चीज़ है भैया, A से कहाँ जाओगे, सॉरी P से कहाँ जाओगे, B से, फिर घर वापस लौटोगे, फिर P से कहाँ जाओगे, A पर जाओगे। ठीक हो गया भैया, P से कहाँ जाओगे, T पर जाओगे गुणा। अब दूसरा कुछ है नहीं तो P से T बार 2 बार जाना पड़ेगा, एक बार हॉस्पिटल और एक बार मेडिकल स्टोर। तो भैया बन जाएगा PB गुणा PA बराबर PT का स्क्वायर। तो PT का स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये थ्योरम पढ़ लेना, ये थ्योरम पढ़ लेना, ये थ्योरम पढ़ लेना, डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। जल्दी से आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज़ का। चलते हैं अगले उस पर। ये रहा फिर कुछ सर्कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। भैया इसने बोला कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से इसके केंद्र से एक लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो ये दोनों भागों में बराबर बांट देता है। क्वेश्चन कहेगा एक जीवा है जो कि जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। भैया ओ ए बी, इसको सी मान लेता हूँ, तो पूछ देगा सी बी कितना है, तो आप बोलोगे ये 6 होगा, ये भी 6 होगा, दोनों भाग बराबर होंगे, तो 12 का आधा कर दो तो 6 हो गया। यही प्रॉपर्टी लिखी गई है। ठीक हो गया यहाँ पर। अगला भैया बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और इसके केंद्र से हम क्या कर रहे हैं, एक रेडियस खींच रहे हैं और एक स्पर्श रेखा हम कर रहे हैं। तो स्पर्श रेखा हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगला क्या है भैया जी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, चक्रीय चतुर्भुज जिसे हम बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज जिसे हम बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या है भैया, हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटर है, और इस क्वाड्रिलेटर की आमने सामने की भुजाएं 180 होती हैं। जैसे एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी का योग कितना हो गया, 180, एंगल बी और एंगल डी का योग कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक हो गया। और ध्यान रखना एक प्रॉपर्टी और है
जो कि किसकी है, सर्कल की ही है, यहाँ पर लिखी गई है। एक सर्कल है और बाह्य बिंदु से उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। ये स्पर्श रेखाएं हो गई, ये देखो ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। और ध्यान देना, दो की दो स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती है मेरे दोस्त। और इसका एक सेंटर है, यहाँ पर सेंटर मान लेता हूँ, और ये इसकी रेडियस होंगी, और रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, ध्यान से मुझे बताना, अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे दोस्त। अभी तो बताया था क्वाड्रिलेटर, चक्रीय चतुर्भुज है ना, चक्रीय चतुर्भुज तो नजर आ रहा है, ये देखो क्वाड्रिलेटर तो नजर आ रहा है, 1 2 3 4, और आमने सामने की भुजाएं कितनी होती हैं, 180। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें आगे को और ध्यान से देखना, मैं जो चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए हैं। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक क्या है हमारे पास, चक्रीय चतुर्भुज है। इसको मैं ए मानता हूँ, बी मानता हूँ, सी मानता हूँ, डी मानता हूँ। मुझे ये एंगल थीटा पता है और मैं बी को आगे की ओर इंक्रीज करूँ तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक हो गया। थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये थीटा हो गया तो ये कितना होगा मेरे दोस्त, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये थीटा तो इसको 180 में से माइनस करना पड़ेगा, वही तो होगा, वही लिखा गया है। और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो 180 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर 180 हो जाएगा। तो इसके सामने वाला क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी इस पर और थी जो कि यहाँ पर लिखी नहीं गई है। मैं उसको आपको अलग से समझाऊंगा। एक बार पहले देखता हूँ कि अगले पेज में क्या लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। हाँ, लिखी गई है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखी गई है थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम को मैं आपको अलग से ही समझाता हूँ, है ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। यहाँ पर ही समझाता हूँ, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखना, पूछता है ना, एग्जामिनर बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। बोलेगा एक सर्कल है और इसके बाहर से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये स्पर्श, ठीक है कोई बात नहीं, समझ जाना आप लोग। स्पर्श रेखाएं आपस में ये बराबर होंगी। इसका एक सेंटर है, इसे ओ नाम देता हूँ। ये क्या हो गया, ए नाम देता हूँ, इसे बी नाम देता हूँ। ये त्रिज्याएँ हैं, ये त्रिज्याएँ, बैक होने का इसमें सिस्टम नहीं आता है, पीपीटी में लगाता हूँ। तो ये रेडियस आपस में दो के दो क्या हो गए, बराबर। अगर ये एंगल थीटा है मेरे दोस्त तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यदि हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो एंगल ये पूछता है भैया, ये एंगल कितना होगा, अल्फा। ये अल्फा एंगल होगा क्या, तो कुछ नहीं करना है, जितना भी ये थीटा है उसका आधा ये एंगल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये थीटा बाई 2 होगा, और ये भी थीटा बाई क्या होगा, 2। भैया ये वाला एंगल भी पूछ लेता है और ये वाले एंगल भी पूछ लेता है, बाकी ये चीज़ें निकल जाती हैं। मेनली यही है, ये थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2 एंगल बना देता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है यही चीज़, देखो यही चीज़ लिख रखी है। ठीक हो गया, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अगर ओ ए पी बी का एरिया पूछ देता है, ओ देखो ध्यान से देखना भैया, अगर पूछ दे आपसे ओ ए पी बी का एरिया तो हो जाएगा ओ ए इंटू ए पी, ओ ए इंटू ए पी। ठीक है, किसी भी एक साइड और त्रिज्या का गुणा करोगे तो वो पूरे इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि हाफ का एरिया पूछेगा तो भैया 1/2 कर देना, बात क्या है वही है। बाकी आपको बता दिया था ये थीटा बाई 2 होता है, ये थीटा है और ये 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अगली थ्योरम ये है। थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखना भैया जी, वही कॉन्सेप्ट है कि अभी एक सर्कल के बाहर से क्या बना दिया हमने, एक क्वाड्रिलेटर बना दिया है। और इस प्रकार के क्वाड्रिलेटर की जो आमने सामने की भुजाओं का योग होता है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे ए बी प्लस डी सी का जो योग होगा वो हमेशा ए डी प्लस बी सी के योग के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक हो गया। क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज की फिर से क्या है, प्रॉपर्टी है भैया। हमारे पास एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक हो गया। तो इसके किसी भी बिंदु पर यदि हम एक पॉइंट को मिला दें तो ध्यान देखना, OD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर होता है किसके बराबर होता है, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर के बराबर होता है। ये कंडीशन क्या है, कहीं पर भी अगर ये मीट कर रही हूँ।
ये रहा अगला भैया, अगले कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है रोम्बस समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, सॉरी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और ये जो डायगोनल होते हैं ना, जो आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। ठीक हो गया भैया। BD AC को दो विकर्ण हैं, BD और AC यहाँ पर दो विकर्ण है। एरिया निकालना है यदि 1/2 BD इंटू AC, 1/2 BD कहाँ है? BD इंटू AC, तो 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल से क्या निकल जाता है? रोम्बस का एरिया निकलता है। और एक प्रॉपर्टी और है, वैसे इसकी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर लिखना है तो लिख सकते हो। 4A² = D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। D1 D2 क्या है यहाँ पर? इसके दो डायगोनल हैं, इन्हें डायगोनल हम कहा जाता है। ठीक हो गया। अगर मेरे दोस्त कभी हमें दे दे कि रोम्बस दे दे और उनके उनके साइडों के बीच का एंगल दे दे तो एरिया पूछ ले, तो लिख देना A² sin थीटा। ठीक हो गया। A² sin थीटा से इसका एरिया निकल जाएगा, थीटा हमें देगा और वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। भैया बेस इंटू हाइट से हम एरिया भी निकाल देते हैं। यदि हमें यहाँ पर बेस दिया गया है और हमें इसकी हाइट दे रखी है तो उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं समचतुर्भुज की पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है मेरे दोस्त? ये आपके सामने पैरेललोग्राम बना है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। एरिया क्या होता है इसका? आधार गुणा ऊंचाई। ये हो गया आधार, ये हो गया इसकी ऊंचाई। ठीक हो गया। और एक फॉर्मूला और है 2A² + B²। 2A² + B² बराबर होता है D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर। ये इसके दो डायगोनल हो जाएंगे तो D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर। जल्दी से इसकी सॉल्व ले लें, इसका जल्दी से, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। पिछले बार स्केलर के पेपर में कंडीशन बना के पूछा था, वो यहीं से पूछे थे। अगला ये रहा। अगला क्या कहता है भैया? ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब कहने का मतलब ये हो गया जिसकी दो भुजाएं तो आपस में समांतर होती हैं और दो समांतर नहीं होती है। समांतर भुजाएं हैं, देखो आ रहा है नज़र, तो भैया ये इसकी हाइट है, ये तो समांतर हैं। और क्वेश्चन पूछ लेगा इसका एरिया क्या होता है? 1/2 जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग AB + CD समांतर भुजाओं का योग और इंटू हाइट से यदि हम क्या कर दें? इंटू कर दें तो वो एरिया निकल जाता है मेरे दोस्त। ठीक हो गया। और एक चीज़ ध्यान से और देखना, यदि E और F आपस में मिड पॉइंट हो तो EF की यदि दूरी निकालनी है तो AB + DC को जोड़ दो, जो समांतर भुजाएं उनको जोड़ो और उसका क्या कर दो मेरे दोस्त? आधा कर दो, तो वो EF निकल जाएगा और तभी निकलेगा जब EF यहाँ पर मिड पॉइंट हो। क्या चीज़ें होनी चाहिए? EF मिड पॉइंट होनी चाहिए। ठीक हो गया। समझ में चीज़ें आ रही होंगी। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ जहाँ मुझे लगता है कि एग्जामिनर यहाँ तक टच करेगा, 101% टच करेगा और बहुत सारे बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट छोड़ा होगा। मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। बच्चे इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। ध्यान से देखना भैया, अंतः त्रिज्या स्मॉल r होगी, जब कैपिटल R लिखूंगा तो वो हो जाएगी तुम्हारी क्या? परित्रिज्या। ठीक है। अंतः त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या हम जिसे बोल देंगे। अभी अंतः त्रिज्या बाह्य त्रिज्या है क्या, पहले तो इनको समझो। भैया हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है। अगर इसके अंदर मैं क्या बनाऊं? एक सर्कल बनाऊं तो इसकी जो रेडियस होगी वो अंतः त्रिज्या कहलाएगी, स्मॉल r। यदि मेरे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के बाहर से मैं एक क्या बना रहा हूं? सर्कल बना रहा हूं, और जो इसके अब जो रेडियस निकलेगी ना, ये कैपिटल R होगी, बाह्य त्रिज्या होगी। तो 3 प्रकार की अंतः त्रिज्या होती हैं, 3 प्रकार की बाह्य त्रिज्याएं होती हैं। ठीक हो गया। वो निर्भर करती हैं कि ट्रायंगल हमारे पास किस प्रकार का है। जल्दी से फॉर्मूला देखो। सबसे पहले हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों। आप लोग देख रहे हैं ABC 3 की 3 साइड अलग हैं। इसके अंदर एक सर्कल बना रखा है और इसकी अंतः त्रिज्या पूछ रहा है स्मॉल r। तो अंतः त्रिज्या निकालने के लिए तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा इस त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा और उस त्रिभुज के एरिया निकाल के S मतलब होता है तुम्हारा क्या? अर्ध परिमाप से भाग करना पड़ेगा। गुरुजी अर्ध परिमाप कैसे निकालता है? ये मैंने पहले एरिया वाले चैप्टर में बता दिया था। ठीक है, लेकिन फिर बता देता हूं। A + B + C/2 अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या था? इन सबको जोड़ो, अर्ध मतलब आधा, तो इन सबको जोड़ना है, उसका आधा कर देना है। ठीक हो गया। अब आप कहोगे कि हमें एरिया कैसे निकालना है? एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला आपके सामने रहा, √S S - A S - B S - C। एरिया निकालोगे और उसके अर्ध परिमाप से भाग कर दोगे तो मेरे दोस्त R निकल जाएगी। और यदि इसकी परित्रिज्या निकालनी हो, ठीक हो गया,
ये इनर रेडियस था। यदि आउटर रेडियस निकालना हो, जिसे हमने कैपिटल आर बोला, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है ए बी सी। ए बी सी मतलब ए बी सी तीनों भुजाओं को आपस में गुणा करो और जो एरिया निकला था ना उसे 4 से गुणा करके डिवाइड कर दो। ये तो फॉर्मूला याद ही करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई चारा नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो कि यदि हमारे पास समबाहु कौन सा विषमबाहु त्रिभुज है, उसके लिए परित्रिज्या निकालनी है AB/4 इंटू एरिया, ठीक है। अगला रहा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है, क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा झंझट नहीं होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको दिया है, उसका आर पूछा है, स्मॉल आर पूछा, तो फॉर्मूला होता है A/2√3। ए जो यहाँ पर क्या है, भुजा है, ए जो यहाँ पर क्या है, साइड है उस ट्रायंगल की, ठीक हो गया। और यदि परित्रिज्या पूछेगा तो A/√3। और क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जामिनर इसी को देता है, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन कहेगा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर समबाहु भुजा वाले एक त्रिभुज के चारों ओर एक वृत्त बनाया जाता है, उस वृत्त की परित्रिज्या बताइए। तो आप बोलोगे 10/√3 हो जाएगा, परित्रिज्या अगर पूछ रहा है। अंतः त्रिज्या पूछ रहा है तो 10/2√3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो आप पर निर्भर है, एग्जामिनर पर निर्भर है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगले उस पर चलते हैं, ये रहा अगला, ठीक है। एक और होता है समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज है, उसके परित्रिज्या अंतर त्रिज्या की बात करेगा, फॉर्मूला क्या होता है? A+B - C/2 अंतर त्रिज्या। भैया ए और बी को जोड़ो, जो सबसे बड़ी साइड है उसको माइनस कर दो और /2 कर दो, तो वो अंतर त्रिज्या निकल जाएगी। परित्रिज्या अगर बोलेगा, सरकम रेडियस अगर बोलेगा, तो ए बी का /2 मतलब ए बी मतलब भैया जो उसकी सबसे बड़ी साइड है उसका क्या कर दो, आधा कर दो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन, पहले वाले पे कम पूछता है, दूसरे वाले और तीसरे वाले पे ज़्यादा पूछता है, क्योंकि डायरेक्टली है। बोल देगा 3, 5 और 4। बोलेगा इसकी परित्रिज्या बताओ, ठीक है। पहले अंतर त्रिज्या निकाल लेता हूँ, तो दोनों को जोड़ोगे 4, 5, 6, 7 -5/2 मतलब 2/2 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो अंतर त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। परित्रिज्या की बात करेगा तो ए बी सबसे बड़ी साइड 5 है, 5 का आधा कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 2.5 आ जाएगा। अगले उस पर चलते हैं, ये रहा अगला। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें अब, ठीक है। क्या ये हो गया था मीडियन? भैया ये तो हो गया था, कहीं इस पर रिपीट तो नहीं हो गई चीज़ें? हाँ, बहुभुज, ज्यामिति, ज्योमेट्री के अंदर फिर देखो भैया पॉलीगन्स। अगर पॉलीगन आ जाए, बहुभुज आ जाए, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं, हमें नहीं पता भुजा कुछ भी हो सकती हैं, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। भैया अगर पूछ देगा पंचभुज है, उसके अंतःकोणों का योग, तो फॉर्मूला बन जाएगा n-2 गुणा 180। यहाँ पर n क्या है? n भुजाओं की संख्या है, n यहाँ पर क्या है? भुजा है। पंचभुज अगर बोल देगा, जिसकी 5 भुजाएं हैं, इसके अंतःकोणों का योग पूछेगा, तो क्या करोगे मेरे दोस्त? 5 - 2 गुणा 180। 5 में से गया 3 गुणा 180, 18 × 3 = 54, 540। ठीक हो गया। कुछ भी पूछ सकता है, फॉर्मूला ये भी होता है, बात दोनों एक ही हैं। ऊपर वाले को याद कर लो, n-2 × 180, ठीक है, इंटीरियर एंगल के लिए। अगर बोलेगा सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल, तो हमेशा एक 360 होता है। भैया जी बाह्य कोणों का योग हमेशा पूछेगा, चाहे वो पंचभुज हो, छठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, हमेशा आंसर कितना आएगा? 360 आ जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे थ्योरम है ना, ऐसी चीज़ें लिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। ये रहा अगला, ईच इंटीरियर एंगल। भैया n-2 क्या बोल रहा है? प्रत्येक आंतरिक कोण पूछ रहा है। अगर प्रत्येक की बात करेगा, ऊपर तो कुल था, है ना, n-2 × 180, ये क्या था? ये तो कुल की बात कर रहे थे हम, टोटल एंगल कितने होंगे सबके जोड़ने के बाद। अगर प्रत्येक की बात करेगा तो जितनी भुजाएं हैं उससे भाग भी कर देना, n यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण की बात करेगा 360/n, 360 को जितने भी भुजाओं वाला है उससे भाग कर देना, प्रत्येक बाह्य कोण उतने का हो जाएगा। ये रहा नंबर ऑफ डायगोनल विकर्णों की संख्या निकालने को आता है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद करो, n-3/2। क्वेश्चन कह देगा अष्टभुज में 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे गलत बना दिया, यहाँ पर बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। 8 भुजाएं हैं, इसका डायगोनल बताओ, ये डायगोनल। तो भैया क्या हो जाएगा? n की जगह 8, 8 में से 3 गया तो 5/2, इससे काट दो 4 5 को 20, कितने डायगोनल होंगे इसमें? 20। तो अष्टभुज में कितने डायगोनल होंगे, कितने विकर्ण होंगे? 20। फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरिया ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला, n² / 4 cot 180/n। मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो n भुजाएं देगा, a²
ठीक है। एन नंबर ऑफ साइड होंगे कि कितनी साइड हैं। ए क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड, उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 4 हो जाएगा। कॉट 180/n क्या है, नंबर ऑफ साइड से फॉर्मूला याद कर लेना। लेकिन एग्जामिनर तो किसका पूछता है, 1 2 3 4 5 6 6 भुजाओं वाले का एरिया पूछता है। तो इसका एरिया डायरेक्टली याद करो, 6 × √3a²/4। कहाँ से याद करना है भैया, ये तो समबाहु त्रिभुज का होता है। समबाहु त्रिभुज का एरिया नजर आ रहा है ये तो 6 क्या कर दिया, क्योंकि 6 भाग बन गए, 1 2 3 4 5 6 के 6 बराबर होंगे। तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया गुणा 6। ठीक है। षष्ठभुज का एरिया पूछेगा तो फॉर्मूला ये लगा लेना भैया। इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है मेरे दोस्त, 180 डिग्री होता है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले रहा है तो कोई ले सकता है, नहीं तो मैसिव विक्ट्री यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट अगला, तारांकित बहुभुज के शीर्षों का योग कितना होता है, सम ऑफ वर्टिक्स एंगल ऑफ द स्टार शेप्ड पॉलीगन। भैया स्टार है ना, देखो स्टार नजर आ रहा है तुम्हें, भैया मुझे तो स्टार नजर आ रहा है। कितनी साइड है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड और 6 साइड, 6 साइड हैं। तो भैया अगर इनका सम पूछेगा, ठीक है, इनके शीर्षों सबका ये साइड दिख रही ना अंदर की, इनका यदि सम पूछेगा तो क्या होता है, n - 4 × 180। n क्या है यहाँ पर, n है कि कितने शीर्ष हैं इसके, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 4 × 180। तो 6 में से 4 गया, 2 × 180। इसका मतलब इन सब का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया गया है। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। इसमें कितनी साइड है, 9 साइड है। आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फॉर्मूला मेनली याद होना चाहिए, n - 4 × 180। भैया ये क्या है, ये चीज़ें बता दी हैं क्या, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें बता दी हैं। ये चीज़ें सर्कल है, ये इसका रेडियस होता है, सेंटर है, ये बता दिया है, ये थ्योरम पहले बता दिया आपको। और PQR इंटीरियर सेक्टर एंगल, 2R डायमीटर होता है, टेंजेंट है, कॉर्ड है, ये भी बता दिया है। ठीक हो गया। और मैंने आपको एरिया वाला चैप्टर पढ़ाया था, ये आपको बताया था। ये मेजर सेक्टर हो गया और ये माइनर सेक्टर हो जाएगा। अगर हम इसको देखें पूरे, ये माइनर सेक्टर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक हो गया, ये वृत्तखंड हो जाएगा माइनर वाला, और ये लार्ज वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक हो गया, सेक्टर जिसे हम बोलते थे। पहली PDF इतनी ही है। अब देखते हैं दूसरी PDF, थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं ना, तो उसी हिसाब से हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा कि यहीं से चीज़ें हैं। चलो देख लेते हैं, PDF तो हमने ही पढ़नी है ना। एक वृत्त के परिगत खींचे गए, भैया ये तो हमने करा दिया ना। एक वृत्त के परिगत खींचे गए चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। मैंने बताया था कि CD ये सब बता दिया है। ठीक है, ये बता दिया है। हीरोन्स फार्मूला चीज़ें बता दी हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई, ध्यान से देखना। सारी चीज़ें नोट करके लाया हूँ आपके लिए कि आपका समय कम खर्च हो इस वजह से। ये देखो, ध्यान से देखना है, रेड पेन यूज़ करता हूँ। किसी त्रिभुज के एक कोण के आंतरिक द्विभाजक एवं दूसरे कोण के बाह्य द्विभाजक के बनाया गया कोण तीसरे कोण का आधा होता है। भैया ध्यान से देखना, एक हमारे पास एंगल था, ये एंगल था, ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा आगे की ओर इंक्रीज करा, ABC। ये क्या था, आंतरिक द्विभाजक, मतलब 2 बराबर भागों में काट रहा है इसको। देखो ये 2 बराबर भागों में काट रहा है, और जो बाह्य द्विभाजक ये भी इसको 2 बराबर भागों में काट रहा है। और ये जो जहाँ पर आपस में मिल रही हैं, अगर ये कोण A है, थीटा है, या इसको मैं A मानता हूँ क्योंकि वहाँ A लिखा है। अगर ये कोण A हो जाएगा तो ये इसका आधा होता है, हमेशा A/2 होता है, इसे याद करना। ठीक हो गया। तो BOC हमेशा 1/2 होता है, A का आधा होता है, जो भी ये होगा उसका आधा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये कह देगा, ठीक है, अगर ये 60 है तो बताओ ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना होगा मेरे दोस्त, 30 हो जाएगा, क्योंकि 60 का आधा 30। प्रॉपर्टी क्या है कि ये इसके समद्विभाजक होने चाहिए, बराबर 2 भागों में बांटना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी लगने वाली है। अगला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ध्यान से, अगली प्रॉपर्टी भी वही है। ठीक हो गया, अगली प्रॉपर्टी भी वही है। त्रिभुज के किसी 2 कोणों के बाह्य द्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण 90 - तीसरे कोण का आधे के बराबर होता है। सीधे देखो, ABC एक त्रिभुज है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट बनता है, ABC, ठीक है। B और C को आगे की ओर बढ़ाया, और B को ऊपर मिलाया, C को भी ऊपर मिलाया, और ये समद्विभाजक है, बराबर 2 भागों में इसे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इसका एंगल पूछ रहा है। अगर ये A है तो ये कितना होगा, 90 - A का आधा, A के आधे में से 90 को माइनस कर दो। क्वेश्चन सीधे सीधे बना देता हूं। अगर यह 100 डिग्री है तो क्वेश्चन ये कहेगा कि बताओ ये कितना होगा। आप बोलोगे 90 - 100 का आधा 50, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो गया,
एक एक क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ साथ साथ कि प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है करके। अगला ये रहा, अगला कोण क्या कहता है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट कहूँगा इसको। त्रिभुज के किसी दो कोणों के आंतरिक द्विभाजक कोण द्वारा बनाया गया कोण 90 प्लस तीसरे कोण का आधा होता है। यही वही चीज़ अभी जैसे यहाँ से बाहर की ओर कट कर रहा था, अभी अंदर की ओर कट कर रहा है, तो अभी माइनस हो रहा था, तो अब चीज़ें प्लस हो जाएंगी। ध्यान से देखना, जहाँ पर ये मिलनी है तो ये हो जाएगा 90 प्लस a का आधा में जोड़ना है। सीधे क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूँ। क्वेश्चन ये रहा और समद्विभाजक आपस में मिलते हैं, ये 100 हो गया तो ये हो जाएगा 90 प्लस a का आधा कितना 50, तो ये 140। तो याद रटने नहीं है चीज़ें, 2-3 बार लिखोगे तो खुद ही हो जाएगा। यदि अंदर की ओर कट कर रहा है, यदि अंदर की ओर कट कर रहा है तो इसका मतलब तो भैया 50 जुड़ जाएगा 90 में, मतलब 90 प्लस a का आधा। यदि बाहर की ओर कट कर रहा है तो 90 माइनस a/2। कहाँ मक्खी बैठी है। हाँ अगला, लो भैया ये तो सबको पता ही होगा, है ना। बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, मैं मान लेता हूँ ये एंगल θ1, ये θ2, ठीक है, ये θ3। मैं इस एंगल को आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ तो जो इसके अलावा जो शेष एंगल हैं उनका सम इसके बराबर होगा। अगर मान लो मैं इसको आगे की ओर इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसको छोड़ दो, बाकी दो का सम इसके इक्वल होगा, Q2 प्लस Q3। अगर मान लो मैं इसको की आगे की ओर इंक्रीज कर रहा हूँ तो भैया इसको छोड़ दो, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q3। यही चीज़ें लिख रखी हैं कि 1 और 2 उसके बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी लिख रखी है कि परिकेंद्र क्या होता है। त्रिभुज के सभी 3 लंब समद्विभाजक एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु को ही त्रिभुज का परिकेंद्र। परिकेंद्र मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिए भैया, हुआ क्या है कि यहाँ पर एक त्रिभुज, हाँ अब दिख रहा है ना क्लियर। देखो एक त्रिभुज है हमारे पास, और त्रिभुज क्या है, एक यहाँ पर आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ठीक हो गया। ये यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर, जहाँ पर ये तीनों आपस में मिल गए उसे हमने परिकेंद्र बोल दिया है। ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर रेडियस होता है। OA OB OC आपस में बराबर होते हैं, ठीक हो गया। छोटी छोटी चीज़ें थी, मुझे लगा कि लिख के लानी चाहिए आपके लिए ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। भैया अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र की बात कर ली क्या हमने, ठीक है। सभी 3 अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। जहाँ पर तीनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं वहाँ पर ये क्या है, अंतः केंद्र है, ठीक हो गया। अगला क्या है भैया, अंतः केंद्र में क्या होते हैं, आर, तीनों रेडियस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अंतः केंद्र यहाँ पर ये दिखा दिया है कि कैसे अंतः केंद्र होता है। कोई ज़्यादा चीज़ें ऐसी है नहीं, प्रॉपर्टी बता दी हैं। लंब केंद्र, हाँ इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं आप लोग, ठीक है भैया। ये x है, ये y है, ठीक है, और x और y का जो सम है वो 180 होता है। कब होता है, ध्यान से देखेंगे। तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। तीनों प्रतिच्छेद बिंदु देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सब में, ठीक हो गया। और ये आपस में एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। यदि लंब केंद्र हमें दिया गया हो और ये अगर हमें 50 दिया हो तो मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा, मेरे दोस्त 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। ये डायरेक्टली क्या है, प्रॉपर्टी है। हाँ ये क्या है, हाँ ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है फिर से, ठीक है। सेंट्रोइड केंद्र का गुरुत्व केंद्र। त्रिभुज की तीनों माध्यिका हमेशा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर, माध्यिका मतलब जो सबको बराबर भागों में काट रही है, ये देखो ये बराबर भागों में काटेगी, ये इन दोनों को बराबर भागों में काट रही है, और ये वाली लाइन इन दोनों को बराबर भागों में काट रही है, ठीक है। प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक है इसका, ये क्या है, केंद्रक है। और इनका ये ना 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/6 1/6 1/6 हो जाएगा। ज़्यादा कुछ यहाँ पर चीज़ें नहीं है भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना, ये केंद्रक है, क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए है ना, DEF अगर मिड पॉइंट हो जाएंगे तो आंसर अलग आ जाएगा। तो इस समय सबका एरिया 1/4 1/4 1 2 3 4 है। यहाँ 6 भागों में 6 भाग थे तो 1/6 था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोल देगा एक त्रिभुज है, और क्या बोलेगा, ABC एक त्रिभुज है, AD क्या है, मध्यिका है, बोलेगा AD मध्यिका है, और G उसका केंद्र है। क्या है, केंद्र है। तो बताइए AG और GD का अनुपात कितना होगा। फिक्स है 2:1, फिक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा, 2:1 2:1, ठीक है। चलते हैं अगले उस पर। लो भैया जल्दी से पढ़ो, क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ो, है ना।
क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए। कह रहा है किसी चक्री चतुर्भुज के कोणों के अर्धकों के द्वारा बना चतुर्भुज का चक्री होता है। ठीक है, बोल रहा है एक चक्री चतुर्भुज आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर इनके अर्धक मिले आपस में, और फिर जो अंदर क्या बना चतुर्भुज ना वो एक क्या होता है, चक्री चतुर्भुज होता है। ज़्यादा ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी थ्योरम डायरेक्टली पूछ सकता है, तो इसलिए लिख दी गई है। भैया ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड का मान क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, 20, 50 और 80, इसका योग पूछ लेगा। सबको जोड़ देना, 80 2 50 150, 80 20 100 और 50 150। डायरेक्टली थ्योरम है, देख के ही याद हो जाएगी। क्या बता दिया है, नहीं बताया है, मोस्ट इंपोर्टेंट फिर कहूँगा। ठीक है, 10th की थ्योरम है, किसी त्रिभुज के एक कोण के आंतरिक द्विभाजक एक उसी कोण के विपरीत भुजा पर डाले गए लंब के द्वारा शीर्ष पर बनाया गया कोण अन्य दो कोणों के अंतर के आधा होता है। बोल रहा है एक त्रिभुज है हमारे पास, क्या है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, और यहाँ से हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर खींचना है 90 डिग्री का। ठीक हो गया, और वहीं ए से क्या खींचना है, एक ड्रॉ लाइन और करनी है, और हमसे यही कौन पूछता है, थीटा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो फॉर्मूला 1/2, एंगल बी और एंगल सी दे रखे हैं, एंगल बी में से एंगल सी को माइनस करना, उसका आधा कर देना मेरे दोस्त, ये वाला एंगल निकल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। कुछ लोग तो आधे से ही उड़ के चले गए होंगे ना, तो जो आधे से ही उड़ के चले गए हैं तो भाई वो क्या करेंगे, आप खुद सोचो, उनका सिलेक्शन कि तुम्हारा सिलेक्शन। अरे मेरे दोस्त जो लास्ट तक टिका है मेरे साथ, उसी का तो सिलेक्शन होगा। आज ही नहीं, रोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं, रोज़ की बात। हाँ, प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी देखेंगे, लास्ट सेट है हमारा ये। ठीक है, और 5 से 6 मिनट की वीडियो और होगी। भैया ए बी और पी क्यू बराबर हैं। बोला है कि हमारे पास कोई सर्कल है, उसकी 2 जीवाएँ हैं, जीवाएँ अगर आपस में बराबर हैं, ठीक हो गया, पहले ही दे रखा है कि ए बी और पी क्यू आपस में बराबर हैं, ए बी और पी क्यू बराबर हैं, तो वहाँ पर अगर हम इनको आपस में मिलाएं तो ये भी बराबर हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, रेडियस से यदि हम व्यास पर जीवा पर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इक्वल भागों में विभाजित होता है। अगर ये इक्वल तो भैया ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वही यहाँ पर लिख रखा है। अगला प्रॉपर्टी आपको बता दी है 2 थीटा होता है, प्रॉपर्टी आपको बता दी है 90 डिग्री होता है। ठीक है, व्यास से खींचा गया जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 का होता है। प्रॉपर्टी शायद मुझे लग रहा है कि रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, बता दिया है, सेम प्रॉपर्टी, दोनों एंगल सेम होते हैं। ठीक है, कहाँ से खींच रखा है, व्यास से, तो 90 डिग्री हो जाएंगे 2 के 2। भैया अभी आपको बता दिया था, व्यास से खींच कहीं भी एंगल खींचे चक्री चतुर्भुज बन जाएगा, और दोनों का सम 180 और वो 90 हो जाएगा। चीज़ें हो गई, चीज़ें क्लियर हैं, पहले ही बोल दिया है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है एक हमारे पास सर्कल है और उसकी दोनों कॉर्ड आपस में बराबर हैं, और वो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक हो गया, तो ये जो 2 के 2 एंगल हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर। जब कॉर्ड आपस में बराबर होती हैं, समान चाप द्वारा जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण भी क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है। देख लीजिएगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजक करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, ये पहले ही बता दिया है भैया। ये हाँ, यहाँ पर एक थ्योरम फिर इंपॉर्टेंट आ गई थ्योरम, यहाँ पर देखना वही थ्योरम है। ठीक है, यहाँ पर ये थ्योरम क्या है, एक सर्कल है और उसको 2 केंद्र, सेंटर अलग है उसका। ठीक है, 2 लाइनें आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर ए ई इंटू ई बी, ठीक हो गया, इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, आपस में 2 के 2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये थ्योरम हमने बहुत बार पढ़ दी वैसे भैया। ये थ्योरम पढ़ दी क्या, डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल गए और मेडिकल स्टोर गए, ये वाली भी पढ़ दी, मेडिकल स्टोर वाली ये भी पढ़ दिया है। हाँ भैया, ज्योमेट्री की दिल और जान, DCT, TCT, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। भैया 2 त्रिभुज 2 सर्कल हमें देगा, उनकी दोनों रेडियस हमें देगा, और उनके बीच की दूरी हमें दे देगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, D मान लेते हैं, ये D है यहाँ से यहाँ तक। बोल देगा कि DCT बताओ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर कोई डायरेक्ट बोल रहा है ना, आजकल डायरेक्ट का ज़माना है ही नहीं, अगर डायरेक्ट बता रहा है तो वो माइनस हो जा रहा है। ध्यान से देना, याद करने का तरीका है, हिंदी में इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, और इसे अनुदैर्ध्य। ऊपर वाले को डायरेक्ट कॉमन को बोलते हैं अनुप्रस्थ, नीचे वाले को बोलते हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, देखिए सब कुछ फॉर्मूला एक ही है, √d² दोनों में है, देखो d² दोनों में है, माइनस दोनों में है, ध्यान से देखना, माइनस दोनों में है। ब्रैकेट के अंदर R1 और R2 का स्क्वायर भी दोनों में है, लेकिन एक में माइनस एक में प्लस। भैया डायरेक्ट का ज़माना नहीं बचा, डायरेक्ट वाला हमेशा माइनस हो जाता है और दूसरा वाला प्लस हो जाता है।
कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक हो गया। डायरेक्ट वाली ये रही डायरेक्ट वाली, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये रही, ठीक है। और ट्रांसवर्स वाली ये रही, ये देखो ये वाली रही। आ रही बात है समझ में, ठीक हो गया। दोनों में माइनस है, लेकिन डायरेक्ट वाले में बीच में माइनस और यहाँ प्लस। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, पेपर में आएगी। हाँ भैया, साइन रूल क्या होता है, साइन रूल भी पढ़ लेते हैं। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। रेडियस के बराबर होता है, कौन से रेडियस, 2r के इक्वल होता है, ठीक हो गया। और ठीक है, कोसाइन रूल भी सीख लीजिए, याद कराने का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। मैंने कहा ये ए बी सी, ये एंगल इस साइड को मैं मानता हूँ ए, ये बी, ये सी, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस ए पूछ रहा है। अगर ये वाला एंगल पूछ रहा है, कॉस ए एंगल पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो एंगल पूछ रहा है उसको तो माइनस कर देना है, उसका स्क्वायर, बाकी दोनों को रख देना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे में 2bc जो है उसको हटा देना है, बाकी सब में ये लिख देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ए निकालना है तो ए को माइनस कर दिया, नीचे ए है ही नहीं। बी निकालना है तो बी को माइनस कर दिया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी 2ac आ जाएगा नीचे। सी पूछेगा तो सी को माइनस कर दो, बाकी सबको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। ये हो जाता है हमारा क्या, साइन रूल। और ज्योमेट्री के अंदर आपको पहले ही बता दिया था कि यदि हमें क्या दे, एक ट्रायंगल दे, उसके बीच का एक एंगल दे दे, हमें थीटा दे दे और उसकी साइड दे दे, तो एंगल क्या होता है, 1/2 AC साइन थीटा। सॉरी, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बता दिया। देखो क्या कह रहा है, ABC क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें थीटा हमें दे रखा है एंगल, और ABC अलग अलग भुजाएं हैं। तो इसका हमसे क्या पूछा, एरिया पूछेगा, तो 1/2 AC साइन थीटा। AC क्या है, A और C, जिसके बीच का क्या है हमसे पूछ रखा है, थीटा जिन दोनों के बीच का देगा वही हमें दो साइड भी लेनी है, ठीक है। जैसे अभी अगर यहाँ वाला लेता तो 1/2 BC B और A साइन थीटा, लेकिन यहाँ थीटा दिया नहीं है, अगर यहाँ दिया होता तो हमें इन दोनों को लेना पड़ता। ये पहले ही बता दिया है, ये पहले ही बता दिया है, ठीक है, पहले ही बता दिया है। परित्रिज्या, ठीक हो गया, परित्रिज्या बता दी गई है। हाँ भैया, ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, क्या है, चीज़ें कहती हैं कि इन रेडियस और सरकम रेडियस का उपयोग करते हुए एक त्रिकोण के इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है। ध्यान से देखना, हमारे पास क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल है, इसके अंदर भी एक क्या है, वृत्त है, इसके बाहर भी वृत्त है, तो इसकी दो त्रिज्याएं होंगी। एक त्रिज्या तो इसकी ये हो गई r, और छोटे वाले की ये हो गई r। इन दोनों के बीच की दूरी अगर पूछ दे तो क्या होगा, फॉर्मूला r² अंडरूट बड़े वाले का स्क्वायर त्रिज्या का और 2 स्मॉल r कैपिटल R। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे थ्योरम है मेरे दोस्तों, कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि थ्योरम है ना। और मैंने आज से बोला था कि सारी थ्योरम इसमें कवर करा दूंगा आपको। क्रॉस लैंडर थ्योरम, ठीक है, कहता है कि ABCD और EF अगर तीनों आपस में पैरेलल हों तो A/X प्लस A/Y किसके बराबर होता है, A/Z के बराबर होता है। ये लीजिए फिर से इंपॉर्टेंट, मध्य का थ्योरम। AD BE और CF मीडियन है, मीडियन आपको पता चल गया ना, बराबर भागों में बांटता है जो, इसे ही मीडियन कहते हैं। तो उस समय क्या हो रहा है, AB का स्क्वायर, ध्यान से देखना, पहले इसको देख लो, 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर आपस में बराबर होता है। मोस्ट भैया स्टेटमेंट में क्वेश्चन देख लेना, तैयार रहना स्टेटमेंट के लिए। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ध्यान से देखना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर 3AG स्क्वायर, ध्यान से देखना, AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर और प्लस CG का स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तो ये कहूँ कि कहीं डायरेक्टली आपसे थ्योरम ना पूछ दे भैया, ये थ्योरम याद होनी चाहिए आपको, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लो जी भैया, मध्यिका की लंबाई के लिए अलोपोलोनियज परिमेय, ठीक है, अपोलोनियोज,
ठीक हो गया। अपोलो नियोज बोलते हैं इसको, ठीक है, अपोलो नियोज परिमेय लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो भैया ये मीडियन होगी जब ये दोनों बराबर होंगे, उसकी कंडीशन है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 2 ए डी का स्क्वायर प्लस बी और डी का स्क्वायर, चाहे डी सी ले लो, बात एक ही है, दोनों के तो आपस में बराबर हैं, ठीक है। थ्योरम हो गया डायरेक्ट ही, यहाँ पर ए डी क्या है, मीडियन देगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। परिमेय थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं इसको भी। भैया हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके दोनों एंगल बाइसेक्टर मतलब बराबर एंगल में से डिवाइड कर रहा है, तो ए बी, ये रहा ए बी बट्टे ए सी, ठीक हो गया, और बी डी बट्टे डी सी आपस में इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। हाँ भैया अभी तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आई नहीं हैं, ये लो। अब बताओ ये थ्योरम कितनी बार स्टेटमेंट में पूछी गई हैं। स्केलर के पेपर में इसी पीडीएफ से देख लेना कितने क्वेश्चन पूछे गए, भाई बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्केलर के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, पेपर उठा के देख लेना आया था कि नहीं आया था। एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक हो गया, ये दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। बी ई ध्यान से देखना, बी ई और सी एफ आर द मीडियन, ये मीडियन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर और एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर रही हैं। तो 5 बी सी स्क्वायर, 5 बी सी स्क्वायर, 5 बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 9th क्लास की थ्योरम है। अब इनमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये थ्योरम है। अब देखो यहाँ पर बोल दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है, बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज रहा, ये ए, ये बी, ये सी, समकोण त्रिभुज रहा, और सी एफ, सी और एफ, ए और ई आपस में मीडियन है। भैया ये आपस में क्या है, मीडियन है, और तो कंडीशन बताइए। तो यहाँ पर क्या होता है 4, ठीक है, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, सी और एफ हो जाएगा और ए और डी हो जाएगा। तो 4 ए ई का स्क्वायर, भैया ए ई का स्क्वायर, ये डी लिख दिया मैंने, ए बी सी, इसको ई कर देता हूँ, ठीक है। तो ए ई का स्क्वायर 4 है, आगे से 4 ए ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, सी एफ का स्क्वायर बराबर होता है 5 ए सी का स्क्वायर, 5 ए और सी का स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, मेरे दोस्त एग्जामिनर पूछेगा, इनको नोट करना है। ये थ्योरम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और क्या ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, थ्योरम देख लेना आप लोग, ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं तो आपको बता देता। और इसी के साथ समाप्त आज की क्लास। ज्योमेट्री, मैंने आपसे बोला था कि एक क्लास के अंदर आपको ज्योमेट्री मैं कराऊंगा। देखो बहुत सारे बच्चे मेरे को एसएमएस करते हैं कि सर ये सिलेबस भी करा दीजिए, ये भी करा दीजिए। अभी जितना होना था मेरे दोस्त हो गया, कोई बात नहीं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपने 1.5 महीने के अंदर बहुत कोशिश करी, ऐसा नहीं कि आपने कोशिश नहीं करी, आपने 1.5 महीने के अंदर बहुत कोशिश करी, दिलो जानों से मेहनत करी, और आपको सफलता भी मिलेगी। हो सकता है 1-2 जो यूनिट है आपकी छूट गई हो, कोई बात नहीं, छूट गई हैं, आप अभी रिवीजन पर फोकस करिए। आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप उनको फोकस करिए। पेपर मीडियम लेवल का आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक, बहुत लो लेवल, मीडियम लेवल रहेगा। आप अच्छी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और ज्योमेट्री का जो डर था वो भी समाप्त हो गया। अब एक यूनिट और बच गई है, अलजेब्रा। कैसे भी मुझसे अलजेब्रा हो जाए, और मैं ये फिर बोल रहा हूँ, जैसे ज्योमेट्री में सारे चीज़ें एक साथ लाया हूँ, और ज्योमेट्री अगर मैं लेके आऊँगा बहुत बेसिक लेके आऊँगा, मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर ज्योमेट्री पूरी समाप्त कर दूँगा। वहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्लास लाऊँ, क्योंकि आजकल लाइट की बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए लाइट की है। जैसे ही स्टूडियो के अंदर आता हूँ लाइट चले जाती है। अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, मैथ्स में, और कुछ बायोलॉजी के टॉपिक छूटे हुए हैं, 2 चैप्टर आप लोगों ने वैसे कर लिए होंगे। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 छूटी हुई है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कराने की, लेकिन समय बहुत कम है। अभी मैथ्स से भी करानी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब कुछ कराना है। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, वो चीज़ों को कवर करते रहे हैं, है ना, और उनकी चीज़ें कवर हो भी गई होंगी। आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो क्लास शेयर करिए अपने दोस्तों को, और एक प्यार भरा कमेंट अपना अगर आपको क्लास पसंद आई हो, ठीक है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।